निष्कर्ष है, हल है निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आज जनवरी महीने की 20 तारीख है और जाहिर है कि वक्त जो है वो परीक्षाओं का है। जिन जिन घरों में बच्चे हैं, जिन्हें बोर्ड की परीक्षाएं देनी हैं, उन घरों में एक अलग माहौल है परीक्षाओं को लेकर। बच्चों का तनाव, उनके पेरेंट्स की चिंता और रूटीन उस हिसाब से हो जाना रोज़ का कि आपको परीक्षा देना है, आपको पेपर्स देने हैं। और बच्चों पे ज़्यादा तनाव इसलिए भी क्योंकि वो ज़्यादातर बच्चे 10th और 12th की परीक्षा देते ही हैं। 12th वाले बच्चे ज़्यादातर या तो नीट या फिर जेई जैसे परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं, तो उसके लिए अलग तैयारी करना, फिर बोर्ड को भी क्वालिफाई करना, तो कई सारी बातें हैं। तो आज के कार्यक्रम में इसी विषय पर बात करना चाहते हैं अगले आधे घंटे तक कि इस दौरान जब परीक्षाओं का मौसम है, जब परीक्षाएँ देनी हैं बच्चों को, तो कैसे करें तैयारी, बच्चे क्या करें, उनके पेरेंट्स कैसे सपोर्ट करें उनको, क्या कुछ करें, कैसे लाइफ स्टाइल चेंज करें, कैसे रूटीन चेंज करें। तो इस विषय पर बात करने के लिए मैं दो खास मेहमानों को बुलाया है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोहर लाल साहब का जो प्रिंसिपल है गुरु नानक स्कूल के, और परमजीत कौर मैम का जो प्रिंसिपल है सरला विलय स्कूल की। आप दोनों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, ये जो वक्त है जब एकदम लास्ट स्टेज में कि भैया परीक्षा देनी ही है, तो क्या करना चाहिए सर बच्चों को, कैसे अपना प्लान करना चाहिए? सबसे पहले मैं सबको नमस्कार। क्लास 10वीं की जो परीक्षा अभी शुरू होने वाली है, तो ये बच्चों के लिए एक 14 साल के बाद ये पहला पब्लिक एग्जामिनेशन वो फेस करने जा रहे हैं। तो जाहिर है तनाव तो होगा ही, घर में भी तनाव होगा, पेरेंट्स के भी तनाव होगा, पीयर्स प्रेशर भी होंगे। तो इस समय ये जो समय है बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि किस तरह से अपने आप को, अपने इमोशन को नियंत्रित करें। और आने वाले जो परीक्षा तो हर एक साल हर एक क्लास में होती है, बट इस परीक्षा का जो पब्लिक एग्जामिनेशन होता है, इसका एक डर, इसका भय शुरू से होता है कि कैसे एग्जामिनेशन होंगे। एक तो होता है पहले अपने स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं, जितनी पर परीक्षाएं होती है, इस एग्जामिनेशन के लिए बच्चे दूसरे सेंटर पर जाएंगे, वहाँ इवैल्यूएशन होगा, वहाँ बच्चे एग्ज़ाम देंगे, फिर कॉपियों की इवैल्यूएशन कोई और टीचर का शिक्षक करेंगे। तो एक तो बहुत तरह के बच्चों पर एक तरह से लोड होता है इसकी, किस तरह से हम इसको ओवरकम कर सकें। तो ये मैं शुरू में कहूँगा कि परीक्षा को आप एक उत्सव के तौर पर लें। इसके लिए बहुत ज़्यादा ना सोचें, जैसे और एग्जामिनेशन होते हैं उसको इस तरह से एग्जामिनेशन को आप लें और आप खुले मन से तैयारी करें। उसके लिए कोई भी पहले से आप ये मत सोचें कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे, मार्क्स के पीछे हम ना भागें। आप अपने तैयारी पर फोकस करें, अपनी जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, जितनी भी आपकी एबिलिटी, जितने आप समय दे सकते हैं उस हिसाब से समय दें। दूसरे का देखा देखी ना करें कि वो 4 घंटे पढ़ रहा है, हम भी 5 घंटे पढ़ेंगे। आप अपनी क्षमता देखें, उसके अनुसार तैयारी करें और एक आप रूटीन बना लें कि हमें किस विषय में कितना समय देना है, कितना ध्यान, किस में तुमको तकलीफ़ें और जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है जिस सब्जेक्ट में, उस पर ज़्यादा फोकस करें। और ख़ासकर अभी का जो समय है कुछ नए तैयारी करने का समय नहीं, अभी जो रिवीजन करें, आप जो भी आपने पढ़ाई की है उस पर फोकस करें, उसकी तैयारी करें। और ये जो समय है आप अपने हेल्थ के लिए भी बहुत सावधान रहें, अच्छा पर्याप्त नींद लें, बहुत ज़्यादा नींद आवश्यक इसमें है। और अपने जो भी रूटीन है अच्छे बैलेंस डाइट भी लें, अपने आप को हेल्दी रखें, तभी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और घर में जो पेरेंट्स हैं वो भी ध्यान दें कि एक अनावश्यक डर का माहौल घर में ना तैयार करें। बच्चों के साथ में खड़े रहें, बच्चों के साथ जरूर कम से कम इंटरेक्शन जरूर करें। अभी क्या होता है बच्चों और पेरेंट्स में इंटरेक्शन की बहुत कमी है, तो वो आप बच्चों के साथ में बैठे, कम से कम एक वक्त का खाना साथ में खाएं और उनकी तकलीफ़ों को उनको समझने की कोशिश करें कि उन्हें क्या तकलीफ़ है। ये ना थोपे कि हम अपने समय में ये करते थे वो करते थे। अभी का समय दूसरा है, आप बच्चों के साथ में रहें और बच्चों की भावनाओं की कदर करें और जहाँ बच्चों की तकलीफ़ होती है उससे आप खड़े रहें। और जो भी हो एक तरह से आपस में जो इंटरेक्शन आप ज़रूर करें बच्चों के साथ में, उससे आपको देखिए काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और एक घर में खुशनुमा माहौल बनाएं जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा माहौल रहे। बच्चों को जो भी फैसिलिटी आप पढ़ने की है वो आप जरूर दें बच्चों को।
और बच्चों के साथ में जरूर खड़े रहें इस समय खासकर एग्ज़ाम के समय में। जी। और मैम जो बच्चे 12th के हैं जिन्हें बोर्ड तो देना ही देना है और फिर वो नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे अपने टाइम को मैनेज करें कि दोनों ही चीज़ें ठीक ठाक से गुजर जाए उनकी? हाँ, जो बच्चे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और साथ में बोर्ड के एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, देखिए बेसिकली सिलेबस तो सेम है बट मोर और लेस अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है। दे आर राइडिंग इन 2 बोर्ड्स बट दोनों बोर्ड्स को बैलेंस करना उनको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और दोनों चीज़ को ही अगर हम एक लाइटली बहुत तो नहीं ले सकते हैं, आई वोंट से दैट, बट एक फेस्टिवल की तरह ले और सिलेबस को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके पढ़ें। अब ये ना सोचे कि मैं ज़्यादा सिलेबस एक दिन में ख़त्म कर लूँ, तो छोटे यूनिट्स में अगर हम सिलेबस को डिवाइड करते हैं तो बहुत इजी रहता है। और दूसरा, जब हमको पता होता है कि किस यूनिट में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, तो उस तरह से हम डिवाइड करके पढ़ें अपना टाइम कि अगर इस चैप्टर से इतने मार्क्स का क्वेश्चन मैं कर लूँ तो मेरे को डेफिनेटली इतने मार्क्स आ ही जाएंगे। तो छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके उसको पढ़ें। और रिवीजन करते समय क्योंकि 2 साल हमारा कोविड का टाइम था, तो बच्चों को थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस कम हुई है, तो पूरा जोर ये होना चाहिए कि हम लिख के प्रैक्टिस करें। जितनी हम रिटन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आगे हमको बेटर रिजल्ट मिलेगा। एंड सफिशिएंट स्लीप, येस दैट इज़ रिक्वायर्ड। फूड भी बहुत ज़रूरी है कि ये ना हो कि हम पढ़ने में इतना बिजी हो जाएं कि हम खाना पीना ही भूल जाएं और सोना ही भूल जाएं। सोशल मीडिया से बहुत दूर रहना ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया में हम हमेशा नहीं कहेंगे कि हमेशा नेगेटिविटी फैलती है, बट एक पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा बनता है सोशल मीडिया से। और इसलिए अगर हम सोशल मीडिया से दूर रहें, ये कम से कम ये जो 2 या 2.5 महीने हैं हम सोशल मीडिया से अपने आप को काट लें, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हम कहीं किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं देखेंगे, किसी तरह की इधर उधर की चीज़ों में हमारा फोकस नहीं बिगड़ेगा। बिकॉज़ फोकस जो शिफ्ट होना है वो बहुत डेट्रीमेंटल हो सकता है। फोकस रहेगा तो बच्चा ज़रूर करेगा। वो हम बच्चों को हमेशा अर्जुन की एग्जांपल देते हैं कि उसी आँख की तरफ देखना है, इधर उधर नहीं देखना है। तो जितना वो फोकस्ड रहेंगे उतना रिज़ल्ट वो देंगे। तो सोशल मीडिया से दूर रहें और अगर जितना हो सके तो फ़ोन को भी अगर अलग रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय मैं एक और सजेशन जो बच्चों को देती हूँ हमेशा कि घर से निकलना मिनिमम करें क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, कभी बाइक्स पे जाते हैं या इधर उधर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ चोट लग जाए, तो वो बहुत ज़्यादा फिर माहौल दूसरा हो जाता है। और जब डाइनिंग टेबल पे बैठे, मैं हमेशा पेरेंट्स को ये बात बोलती हूँ, तो हम सारे अपने फ़ोन बिल्कुल अलग रखें, कोई भी फ़ोन लेके डाइनिंग टेबल पे ना बैठे। और हफ्ता में एक दिन ऐसा ज़रूर हो जब हम अपने आप को डिटॉक्स करें, ताकि वो जैसे हम लोग व्रत रखते हैं डिटॉक्स करने के लिए, वैसे मोबाइल फ़ोन को एकदम हम हफ्ता में एक दिन ऐसा रखें जो हम बिल्कुल मोबाइल छुए ही ना, तो वो व्रत हो जाएगा मोबाइल फ़ोन का एक दिन के लिए। ये ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, इसी से लगा हुआ सवाल है कि चलिए फ़ोन तो ऑफ कर देंगे बच्चे, लेकिन बच्चों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है डाउट्स को लेके, क्योंकि हर बार तो टीचर को अप्रोच नहीं कर पाएगा, ओके, अगर बेवक्त है तो बच्चों के इंटरेक्शन कितना ज़रूरी है, उसको भी मिनिमाइज़ करना चाहिए अभी के वक्त में, या वो होना चाहिए? नहीं, मिनिमाइज़ तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन लिमिटेड ज़रूर हो, क्योंकि अप टू सम एक्सटेंट अगर पेरेंट्स इस चीज़ के लिए विजिलेंट रहेंगे कि मेरा बच्चा एक्चुअल इंटरेक्शन कर रहा है कि कुछ और कर रहा है। बिकॉज़ जब कोविड में बच्चे क्लास करते थे तो कई तरह का विंडोज़ उनके नीचे खुले रहते थे और पेरेंट्स को लगता था कि बच्चा क्लास कर रहा है और कई तरह के उसके नीचे विंडोज़ खुले होते थे। तो पेरेंट को बहुत ज़्यादा इसमें विजिलेंट रहना होगा कि मेरा बच्चा इस टाइम पे किस बच्चे से किस तरह की बात कर रहा है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरा फ्रेंडशिप से काट दें, बिकॉज़ कभी कभी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सहारा बनते हैं इस टाइम पे, क्योंकि आज के ज़माने में हमारे बहुत सिबलिंग्स नहीं हैं। आगे होता था कि बड़े भाई बहन होते थे जिनसे बात होती थी, जॉइंट फैमिलीज़ भी नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं वो फ्रेंड्स वो वाला रोल अदा करते हैं कि बातचीत करते हैं बच्चे, लेकिन वो फ्रेंड्स ही हों। इसके लिए पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा किस से कितनी देर कितनी बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है।
तो वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स को समय देना होगा बच्चों को। और कभी कभी क्या होता है ना, इस इंटरेक्शन में एक पीयर प्रेशर बन जाता है। बच्चा कुछ बोल दिया तो दूसरे बच्चे मन कि अरे वो तो इतनी तैयारी कर रहा ना, तो हम एक वो भी हो जाता है। इसलिए जैसे मैडम ने सही कहा कि पेरेंट्स का भी जरूर इस पर रोल होता है। कुछ बच्चों को बोस्ट करने की आदत होती है, झूठ मूठ का दूसरों पर प्रेशर बनाते हैं कि मेरा तो इतना हो गया, अरे तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ, तो उसमें बहुत प्रेशर बनता है। तो वो डिपेंड करता है कि उस समय हम किस तरह के लोग से किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये होना चाहिए। बच्चों का इंटरेक्शन सुनने में तो बड़ा बहुत मज़ेदार होता है। हाँ, मैं एक बार अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ था कोटा में, तो 2 और दोस्त थे उसके साथ में, और उसका बर्थडे था, तो मैंने उसके 2 दोस्तों को बुला लिया था। हम लोग यहाँ से गए थे, तो तीनों आईटी की तैयारी करने वाले बच्चे थे। तो जो मेरा मतलब तीसरा जो बच्चा था, मेरी मौसी का बेटा है, तो वो अपनी चीज़ें बता रहा था। तो मेरी बेटी का जो दूसरा दोस्त जो रांची से गया था, ऋतिक उसका नाम है, अभी NIT में है कुरुक्षेत्रा में, तो उसने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया। तो नेक्स्ट डे कि अंकल जितना वो बता रहा था ना, वो ठीक है आपका भाई है, मौसी का बेटा है, लेकिन जितना बता तो टॉप करेगा इंडिया में, फिर IT में सच में है तो टॉप करेगा। और फिर लास्ट रिजल्ट आया तो IT में हल गया, वो IT मंडी में है, लेकिन उसका रैंक काफ़ी नीचे गया, उसको 5 साल वाले कोर्स में लेना पड़ा और ये सब कुछ हुआ। तो बच्चे से की बात करते हैं। सर एक चीज़ और मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एक बार होता है कि बच्चे कहते हैं कि मैंने अपने बेटे को भी देखा कि ये वाला तो मेरा एकदम, इस पर तो मेरा कमांड है, ये वाला तो खूब कर लेना है। तो ये जो दिमाग में बच्चों के रहता है कि ये वाला तो मेरा बहुत मेरे वश में है, तो हम इसको ज़्यादा तैयारी कर लें, फिजिक्स तो बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री वाला थोड़ा स्किप कर दें, ये कैसे इस चीज़ों को बैलेंस किया जाए? देखिए, इसलिए मैंने शुरू में बताया ना कि हर एक बच्चे आजकल यूनिक है। हर एक बच्चे की इंडिविजुअलिटी अपनी अलग होती है। मान लो कोई बच्चा फिजिक्स में अच्छा है, कोई केमिस्ट्री में अच्छा हो सकता है, और हम फिजिक्स में अच्छे हैं, हम दूसरे को कहें कि मैं फिजिक्स में अच्छी है तो फिजिक्स में ऐसा करो, हो सकता फिजिक्स वो ना कर पाए। तो इस चीज़ को इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हर बच्चे की अपनी अलग पोटेंशियल है, वो अपने आप को समझे कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उसकी तैयारी करनी अच्छे से। दूसरे पर इसलिए वो पीयर प्रेशर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है आजकल। जैसे हमने कह दिया मेरा तो मैथ्स बहुत अच्छा है, तो दूसरा लड़का उसमें डाउन हो जाएगा, उसका मैथ्स बहुत अच्छा, मैथ्स में अच्छा कर लेगा, ऐसी भावना आ जाती है। तो उस चीज़ से घबराएं नहीं, आप अपनी क्षमताओं को जानें कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसको अच्छे से फोकस तैयारी करें, दूसरे की ना सुने, और आप खुद से अपने आप को कंपेयर करें कि आज हमने किया फिजिक्स से 4 क्वेश्चन बनाए, कल हमने 5 क्वेश्चन बनाने हैं, कल 6 क्वेश्चन बनाने हैं। खुद से कंपेयर करें और अपनी उसकी जैसे आपको जब लग रहा है कि आपका केमिस्ट्री वीक है, तो आप केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस समय दें अपना। हो सकता है दूसरे का फिजिक्स अच्छा हो, तो ये अपनी क्षमताओं को पहचानने के साथ में तैयारी करें। और अभी ये जो क्लास 12th में जो बच्चे लोग करते हैं, खासकर जैसे मैं कहा अभी बैंड में से बात हो रही थी, तो बच्चे इंटरेक्शन में कुछ अपने पढ़ाई करने के लिए कुछ बोल देते हैं, तो उससे एक अनड्यू वो कभी कभी जान के ही बोलते हैं, जान वो बच्चा अच्छा टॉप करे उससे पहले डरा दो, कुछ बोल दो, तो ऐसे नेगेटिव वाली भी हो जाती है कुछ काउंसलिंग। तो उससे थोड़ा बचना है बच्चों का भी, इसलिए बच्चे अपने अनुसार से पढ़ें। मैं कहता हूँ बच्चे, बहुत लोग कहते हैं मैंने 6 घंटे पढ़ाई आज की, हो सकता है कि कोई बच्चा 2 घंटा पढ़ कर रिजल्ट अच्छा कर सकता है, उसकी अपनी एबिलिटी है। कोई 6 घंटा पढ़ के भी अच्छा नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ को ये पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा, और कभी अभी जो हमारे स्कूल में कुछ काउंसलर टीचर्स भी होते हैं जिन्हें काउंसलिंग किया जाता है, CBSE ने भी काउंसलिंग शुरू की है, तो कहीं ऐसी कोई दिक्कत आती है तो CBSE टेली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। CBSE ने बहुत अच्छी वहाँ पर परंपरा शुरू की है, और आपके हेल्पलाइन शुरू की है। इवन स्कूल में टीचर भी आपके काउंसलर होते हैं, आप उनसे गाइडेंस लीजिए। अब बिना मतलब दोस्तों के साथ में ये चैट नहीं करके, कहीं कोई दिक्कत होती है पेरेंट्स से भी कहूँगा कि CBSE ने जो हेल्पलाइन शुरू किया है पेरेंट्स के लिए भी है, आप उसमें भाग लेंगे। और अभी जो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री का जो चल रहा है परीक्षा में चर्चा होने वाली है, तो उसमें भी आप भाग लें, कि पेरेंट्स के लिए उसमें कॉर्नर है, पेरेंट्स में अप्लाई पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है अभी के समय में, जो आजकल जो कोविड के बाद जो बहुत प्रॉब्लम बच्चे हो रही है, तो ये उनसे उभरने में बहुत अच्छा समय मिलेगा। इस सब चीज़ को पॉजिटिव में आप सोचें, इसको आप हमेशा आगे की सोचें कि आप में और आपके पोटेंशियलिटी है, आप अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छा करेंगे, पर थोड़ी जो चीज़ें हैं इनसे आप बचें आप। अच्छा, और ये जो CBSE ने जो मॉडल पेपर्स दिए हैं या बच्चे खुद भी करते हैं, तो इसका कितना प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, एकदम। एक्चुअली अगर बच्चा एक सैम्पल पेपर लेके बैठे और साथ में घड़ी का अलार्म लगा के बैठे कि मैं इतने टाइम में ये पेपर करूँगा, अगर सपोज़ 3 घंटे का पेपर है या 2.5 घंटे का जो भी पेपर है, उसको टाइम लगा के बैठे, टाइमर के साथ बैठे, तो उससे बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल आता है। एक तो कॉन्फिडेंस लेवल, और दूसरा उसको अपनी वीकनेस पता लगती है।
कई बार हम लोग स्कूल में यही सजेस्ट करते हैं कि आप पेपर कीजिए और उसको टीचर के पास लेके आइए और टीचर उसको चेक करके उसके साथ कमेंट्स लिखे कि अब इस चैप्टर में आपकी ये कमी है और इस चैप्टर में आपकी ये स्ट्रेंथ है, ताकि उस समय बच्चे को पता लगे कि इस चैप्टर में मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी और इस चैप्टर में मेहनत हो गई है, अच्छा से हो गया है, सो नाउ आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द अदर चैप्टर। तो वो सैम्पल पेपर करने से कॉन्फिडेंस आता है और अगर पिछले 5-7 साल के पेपर बच्चे कर लें तो उसमें काफ़ी सारे रेपिटेशन भी हो जाती है, तो एक तरह से वो भी बच्चों को रिवीजन हो जाती है और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट होता है उनका। और उसमें अगर वो बैठ के टीचर के साथ उस पेपर को डिस्कस करें या 2 फ्रेंड्स भी अगर अच्छे बैठ के उसको डिस्कस करें और जाने कि यहाँ पे मुझे ये कमी थी और ये बेटर हो गया, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है उनको पुराने पेपर्स करने से और सैम्पल पेपर्स करने से। कभी अभी क्या होता है ना कि बच्चे आंसर जान रहे हैं बट लिखने का तरीका नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये जितने भी सिंपल सॉल्व करेंगे वो एक तरीका समझ में आएगा। और उसके बाद जैसे मैडम ने भी कहा कि अगर 2 अच्छे फ्रेंड्स हैं वो भी साथ में बैठ के कर सकते हैं, आपस में पेपर एक्सचेंज करके तुम्हारा आंसर लिखने का तरीका ये था, हमारा ये तरीका है, कौन सा बेस्ट तरीका है, तो टीचर भी जज करके बता सकते हैं। तो ये लिखने की हैबिट कोविड के बाद बहुत कम हुई है, तो अभी के समय में ये सबसे अच्छा तरीका है कि सैम्पल क्वेश्चन बच्चे जरूर सॉल्व करें जो बोर्ड ने जारी किए हैं। और बोर्ड ने कुछ सिलेबस में कभी कुछ कटौती भी करते हैं, तो किस सिलेबस से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। आजकल एक नई परंपरा शुरू की है सीबीएसई ने, केस स्टडी क्वेश्चन डालने शुरू किए हैं, तो उस पर ही बच्चों को फोकस हो पाएगा। तो ये जितने भी सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व अभी के हिसाब से जो भी सीबीएसई ने जारी किए हैं और ये आने वाले बोर्ड एग्जाम उसको देख के जारी किए गए, हर साल एसक्यू पे अलग क्वेश्चन जारी होते हैं, तो एक तरह से तैयारी बच्चों की अच्छी हो जाती है। और तो उसके साथ वो जो मार्किंग स्कीम देते हैं उसमें माइन्यूटली डिवीजन होती है कि इतना पॉइंट लिखने से 1 मार्क आएगा, इसको लिखने से ½ मार्क आएगा, तो वो माइन्यूट डिवीजन से भी बच्चे पकड़ते हैं कि ये स्टेप वाइज मुझे मार्क्स कैसे मिलेंगे। कि कभी कभी बच्चे क्वेश्चन करते हैं और बोलते हैं मुझे स्टेप नहीं मार्क्स नहीं मिले, तब उनको देख के समझ आता है कि इस स्टेप को करने से ये मार्क्स मिलेंगे और ये मुझे ऐसे प्रोसीड करना है। तो उससे काफ़ी समझ आती है कि मैं कई बार हम लोग बच्चों को ये बोलते हैं कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए, अगर आपको नहीं भी आता है उसको अटेम्प्ट कीजिए, पेन लगाइए, स्टार्ट ज़रूर कीजिए। आप उसको भी सीबीएसई का ऐसा मार्किंग स्कीम होता है कि ½ या 1 मार्क मिल ही जाता है। अच्छा, मिल जाता है उसमें, क्योंकि फॉर्मूला भी लिख लिया, किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला भी लिख लिया, उस पर भी सीबीएसई मार्क्स देती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है हमारा सीबीएसई का जो सिस्टम जो है कि बच्चे को एफर्ट के लिए मार्क्स मिलने चाहिए, तो स्टूडेंट फ्रेंडली होने से इसीलिए बच्चों को तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है कि ज़रा सा भी अगर बच्चा एफर्ट डालता है तो सीबीएसई इज़ रेडी टू हेल्प देम। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कोई पेपर तुमको आ रहा है, कोई क्वेश्चन तो हमने उसको लिख दिया, लेकिन जो अटैम्प्ट लेने वाला मामला है तो क्या उसको वो क्या बाद में लेना चाहिए? बच्चे कहते नहीं ये वाला तो हम बाद में करें, अटैम्प्ट लेंगे क्योंकि हमको नहीं आ रहा है, या क्या करें, कैसे डिवीज़न करना चाहिए अपने टाइम का, शुरू में अटैम्प्ट लें या बाद में लें? इसके लिए मैं एक बताऊँ यहाँ पर, आज सीबीएसई ने क्या किया ना, ये जो अभी कुछ सालों से सीबीएसई ने एक परंपरा शुरू की है कि क्वेश्चन पेपर जो 3 आवर का एग्जामिनेशन होता है तो 15 मिनट सीबीएसई आजकल एक्स्ट्रा देती है पढ़ने के लिए, कि आप क्वेश्चन पेपर पढ़ने की रीडिंग टाइम देती है। तो उसमें आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। हो सकता है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो, जिनके आपको आंसर आते हैं उनके पहले शुरू कर दीजिए, जिनके आंसर नहीं आते बाद में शुरू कीजिए। तो 15 मिनट में सारे बच्चों को कहूँगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आपके लिए होगा। ये आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि हाउ टू स्टार्ट द आंसर्स, कि कैसे क्वेश्चन लिखना है, वो पूरे 15 मिनट आप क्वेश्चन पढ़ने में डिवोट कीजिए। और आप एक तरह से आप देखेंगे उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आपको आते हैं, तो पहले वहाँ से शुरू कीजिए। सीबीएसई ऐसा कहीं नहीं कहता है कि आप एज पर सीरियल ऑर्डर आंसर कीजिए, आपका जो आंसर आते हैं उनको पहले बना लीजिए, जहाँ अटेम्प्ट करने की बात होती है वो आप बाद में अटेम्प्ट करिए उसको। ये सीबीएसई जो बहुत अच्छी पहल जो शुरू किया, रीडिंग टाइम 15 मिनट जो देने का शुरू किया है। और जैसे ये भी बात चर्चा चल रही थी जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की, अभी देखिए आप जेईई मेंस की आप बात कर रहे थे, जेईई मेंस का अलग पैटर्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें आते हैं, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, तो बच्चों को दोनों बैलेंस करना है। तो सीबीएसई ने अब ये भी परंपरा शुरू की है कि आजकल के जो भी नए सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं उसमें कुछ सेगमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर के भी आ गए हैं कि जेईई मेंस के साथ बच्चों को तैयारी होती रहे। तो सीबीएसई समय अनुसार बहुत चेंज करती रहती है, और सीबीएसई जो बोर्ड है ये अभी सबसे अब कह सकते हैं जो अपडेटेड बोर्ड है, और हर आप देखिएगा हर 6 महीने में 7 महीने में सीबीएसई अपडेट करता है हर चीज़ों को, समय के अनुसार चेंज भी होती है सीबीएसई में, सिलेबस भी चेंज होते हैं, क्वेश्चन पैटर्न भी सीबीएसई चेंज करता है, और उसी तरह से कि बच्चों को जेईई मेंस में दिक्कत ना हो, जो प्रेशर ज़्यादा अनड्यू प्रेशर ना हो। इसलिए ये बच्चों के मेंटल तनाव को कम करने के लिए ये सीबीएसई बहुत हेल्प करता है। और सीबीएसई तो मार्क्स देने के लिए बैठा हुआ है, हम लोग तो मार्क्स देने टीचर लोग बैठे हुए हैं, आप लोग लिखिए मार्क्स हम लोग देने को तैयार हैं।
कोई टेंशन मत लीजिए। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है दोनों, अगर आईआईटी का क्वेश्चन बोलिए या सीबीएसई का बोलिए, तो अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चा डेफिनेटली उसको आंसर कर पाएगा। और दूसरा, अगर वो एमसीक्यूज कर पाता है तो वो कहीं पे भी कुछ भी कर पाएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। और दूसरा, जैसे सर ने कहा कि सीबीएसई इज़ अ वेरी डायनेमिक बोर्ड और रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलती रहती है। अभी वहाँ पे बहुत तेज़ी से एनईपी के लिए चल रही है, कैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जाने हैं, कैसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे क्वेश्चन जाने हैं, कैसे रोट मेमोराइजेशन से बाहर जाना है, उस पर बहुत ज़्यादा उनका चल रहा है रिसर्च और काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट डायनेमिक बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड, आई कुड से, कि किसी भी बोर्ड में इतना काम नहीं होता जितना सीबीएसई में काम होता है। सीबीएसई की अपनी एक एकेडमिक विंग है, वो पूरी एकेडमिक विंग में सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट बैठे हैं वहाँ पर। कुछ भी क्वेश्चन को सेट करने के लिए बहुत रिसर्च होता है, तब क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। वैसे ही मार्किंग स्कीम जो बनती है वो भी पूरे सब जो एक पैनलिस्ट बन के मार्किंग स्कीम बनाते हैं। जैसे एग्जामिनेशन खत्म हुआ तो एक पैनल बनता है मार्किंग स्कीम बनाने के लिए, उसमें काफ़ी लोग सीनियर लोग जाते हैं, तब मार्किंग स्कीम बनती है कि बच्चे को किस स्टेप क्या लिखा तो कितने मार्क्स मिलने चाहिए, बच्चों का नुकसान कहीं नहीं होना चाहिए, तो सारे स्टूडेंट फ्रेंडली होते हैं। तो सीबीएसई का सिस्टम काफ़ी अच्छा सिस्टम जो है, और अभी आने वाले समय जो एनईपी पर भी बहुत रिसर्च हो रहा है, काफ़ी जितनी भी नई आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको भी सीबीएसई इनकॉर्पोरेट कर रही है, क्लास 6 से शुरू हो रहे हैं चीज़ के, तो समय अनुसार सीबीएसई काफ़ी चेंज कर रही है, तो ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी होगी। तो इसलिए मैं बच्चों से कहूँगा आप तैयारी पर फोकस करें, नंबर के पीछे ना दौड़ें, नंबर आपके पीछे दौड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल और है सर कि जैसे बच्चा जब 8th में जाता है, जिसके बाद उसको लगता है कि नहीं अब तो 9th फिर 10th और उसके बाद से 12th, मतलब उसको एक लड़ाई के मैदान में जाना है, तो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए जो बच्चे चाहते हैं कि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहे, वो किसी भी कॉलेज में पढ़ें बाद में पास आउट होके, लेकिन बाद में सक्सेसफुल बने, तो ये कब से बच्चों को शुरू करना चाहिए? क्या ये 8th क्लास से, 9th से, 10th से, 6th से, कब से बच्चे को एक वो लेके टारगेट लेके उस टारगेट के हिसाब से काम करना चाहिए? क्लास 5 तक आप कह सकते हैं एलिमेंट्री पढ़ाई होती है। क्लास 6 के बाद थोड़े बच्चे थोड़े सिंसियर हो जाते हैं, बट ये जो तैयारी की बात होती है ये क्लास 8 ऑनवर्ड्स बच्चों को आ जाती है। उसमें थोड़े बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, उनको पता चलता है कि बाज़ार में आ गए। पहले क्या होता है, जो क्लास 5-6 तक बच्चे होते हैं रोट लर्निंग कह सकते हैं, किताबों से क्वेश्चन आते हैं उन्हें से दिए जाते हैं, बट 7 जहाँ बच्चा 8 में पहुँचा उसके बाद पेरेंट्स के भी आँखें खुलने लग जाती हैं, पूरी काफ़ी माने दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है सब उस समय उनके लिए कि अब क्या करना है। बहुत सारे तरह से आजकल देखिए ऐड का ज़माना है, पेपर में ऐड देख के बच्चे भ्रमित होते हैं, तो वो और आजकल जो गूगल बाबा आ गए हैं बच्चों को वहाँ भी मिलती है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो जो समय है 8th क्लास के बाद से ही बच्चों को फोकस हो जाना चाहिए कि अभी तो जो एनईपी भी आ रहा है वो भी यही कह रहा है। तो उसके बाद जो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी में आ रही है, अब तो उसमें स्किल और वोकेशनल को भी ऐड किया जा रहा है कि बच्चे 8 के बाद में जिस फील्ड में उसको इंटरेस्ट है उसमें चाहे वो अभी जाने वाले एनईपी जो लागू हो जाएगी तो 8 ऑनवर्ड्स, तो पहले हम लोग अभी 10th 11th सोच रहे थे, अब 8 ऑनवर्ड्स ही अलग अलग हो जाएंगे वहाँ से फील्ड। तो 8 के बाद ही बच्चों को तैयारी में फोकस करना चाहिए कि किस में कहाँ कैसे तैयारी करनी, क्योंकि जब हमने जैसे शुरू में कहा कि पहला पब्लिक एग्जामिनेशन बच्चे फेस करते हैं क्लास 10th में, तो 8 से तैयारी शुरू उनकी हो जाती है। वैसे भी जो सिलेबस सीबीएसई करिकुलम ऐसे बना हुआ है 8 और 10 का सिलेबस थोड़ा बहुत मोस्टली मैच करता है, और 9th और 11th का सिलेबस मैच करता है। तो सीबीएसई ने वैसे ही बनाया, ऑर्डर इवन करके बनाया हुआ है, तो 8 से ही बच्चे तैयारी में लग जाए। इसके लिए मैं पेरेंट्स को यही कहूँगा कि जिनके बच्चे अभी 8th में पहुँचे हैं वो पहले से ही प्लान कर लें और वैसे ही बच्चों को तैयार करें। अच्छा, कुछ कह रहे थे? हाँ, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि करियर काउंसलिंग है। बच्चों को फोकस रहे कि उसको क्या बनना है ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। डॉक्टर इंजीनियर का थोड़ा ज़्यादा इस बेल्ट में चलन है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी रिसेंटली थोड़ा लॉ में बच्चे आना शुरू हुए, आगे फैशन डिज़ाइनिंग में आना शुरू हुए हैं, जर्नलिज्म में आए बच्चे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे करियर्स हैं जो बच्चे ले सकते हैं। तो उसके लिए एक करियर काउंसलिंग का एक प्लेटफॉर्म बने स्कूल्स में। सीबीएसई ने वैसे तो कंपलसरी किया है करियर काउंसलिंग स्कूल्स में,
और टीचर्स बाकायदा पूरा रिसर्च करते हैं कि ये सब्जेक्ट लेने से बच्चा इस करियर में जा सकता है। तो एक वाइड स्पेक्ट्रम बच्चों को मिले, बहुत लिमिटेड स्पेक्ट्रम ना मिले कि बच्चा खाली मेडिकल पढ़े या इंजीनियरिंग के लिए पढ़े, एक वाइड स्पेक्ट्रम मिले। और ये NEP का वो भी एक विजन है, तभी बहुत अर्ली 6 स्टैंडर्ड से उन्होंने वोकेशनल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए और जो कि आगे जाके वो 8th में आगे टेकअप कर लेगा। तो एक वाइड स्पेक्ट्रम बच्चों को मिले ताकि वो ये ना सोचे कि हमको यही 2 चीज़ बनना है लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे करियर्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि पेरेंट्स के भी अपनी अपेक्षा है कि भाई मेरा बेटा ये कर लेता, और मदर अलग सोचती हैं, फादर अलग सोचते हैं, बेटा अलग सोचता है। अच्छा, बच्चों में भी एक है कि नहीं वो कमरा बंद करके नहीं, मेरी प्राइवेसी है, इसमें आप बताइए। ये भी हम लोग बात करते हैं तो कहते नहीं मेरा बेटा वैसा ही कर रहा है, मेरा बेटा वैसा ही कर रहा है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है बच्चों में और पेरेंट्स के बीच में, ये पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, बच्चों का एम अलग है। तो इसका कोऑर्डिनेशन कैसे हो, कैसे वो एक प्लेटफॉर्म पे आए ताकि उनका ओवरऑल विकास हो? पहले तो बच्चों में एक ये भी तनाव रहता है कि मैं पढ़ाई के बाद क्या करूँगा। बच्चे तो बच्चे ही हैं, बट पेरेंट्स का जो प्रेशर बच्चों पर होता है वो और ज़्यादा बढ़ा देता है तनाव को। तो इसमें ये कहूँगा कि वह पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए, बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए कि बहुत सारे फील्ड हैं कि आप ये ना सोचें कि मेडिकल ही एक और इंजीनियरिंग ही ऑप्शन है। तो हम लोग पेरेंट्स को काउंसलिंग कर सकेंगे तो वो बच्चों को अच्छा माहौल दे पाएंगे। अभी क्या हो रहा है, पेरेंट्स के मन में जो थॉट है वो बच्चों पर डाल देते हैं और मतलब वहाँ कन्फ्लिक्ट होता है, बच्चा कहता है मैं ये नहीं करना चाहूँगा। तो ये इसलिए जो CBSE ने भी शुरू किया ना कि पेरेंट्स की काउंसलिंग स्टार्ट की है। तो अभी नाउ डेज हम लोग स्कूलों में भी शुरू कर रहे हैं कि हम बच्चों की काउंसलिंग नहीं करके पहले पेरेंट्स को बुला रहे हैं, उनको हम काउंसलिंग करें कि आप बच्चों की भी समझें कि आप अपनी ना थोपे कि मैं डॉक्टर बच्चों को बनाऊंगा, उस पर जिद ना करें। मदर्स को भी कहें, उनको भी काउंसलिंग होती है। तो इसलिए ये नया कंसेप्ट हम स्कूलों में शुरू कर रहे हैं हम लोग कि पेरेंट्स को बुला के काउंसलिंग करें। बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग हो रही है, तभी जाके ये दूर है। बच्चों की काउंसलिंग भी है, पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग हो, बच्चों की काउंसलिंग हो, फिर दोनों को मिला के काउंसलिंग हो, तब जाके कुछ थमेगा ये चीज़ को। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने कहा कि वो दरवाज़ा बंद करते हैं, तो जनरेशन गैप है जो एक, तो वो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बच्चों के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा थोड़ा सी, क्योंकि अगर वो फ्रेंडली हो जाएंगे तभी बच्चे उनको अपना कॉन्फिडेंट मान के उनमें कन्फाइड करेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे कुछ कहीं इधर अट्रैक्शन हो रही है, आई एम बीइंग डाइवर्टेड फ्रॉम माई स्टडीज़। तो एक फ्रेंडशिप होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ और जो मैं कभी कभी अपने स्कूल में बच्चों से बात करती हूँ, वो कभी कभी बोलते हैं कि हम लोग मदर से ज़्यादा दादी से बात कर लेते हैं। तो जो दादी से बात करते हैं बच्चे, तो कभी कभी ज़्यादा दिल की बात बता देते हैं उनको। तो इसलिए एक बात करना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने पहले भी कहा, कम्युनिकेशन ज़रूर हो और एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन। चलिए, अब वक्त नहीं मेरे पास, मैं और कुछ सवाल लेता। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे, जो बच्चे या जो पेरेंट्स, उनको हमारी बातचीत से फ़ायदा हुआ होगा। और आप सबों को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, अच्छे तरीके से परीक्षा दीजिए, सफल इंसान बनिए। और मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।